नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब ने डॉक्टर महेंद्र सर का वीडियो देख लिया होगा आपने कि जो वर्ग 3 के भी हाल ही में वैकेंसी आई है उसका सिलेबस जारी किया गया है। तो उसकी जो स्ट्रेटजी है और हमें क्या कॉन्सेप्ट रखना है, जितने समय है उतने समय में हमको किस तरह बेस्ट तरीके से तैयारी करना है, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें महेंद्र सर ने डिस्कशन कर दिया है। और जो विद्यार्थी जो बच्चों ने देख लिया होगा वो समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में मैं इतिहास का सिलेबस डिस्कशन करूंगा और आपको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो 4 इकाई दी गई हैं उसमें जो हिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा कि कैसे आपको टैकल करना है कि और कैसे कम समय में जो आपका सिलेबस दिया गया है आप उसमें किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं और हमारा जो प्लान रहेगा वो क्या रहेगा, किस प्रकार से आप कम से कम समय में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ला करके आप उसको किस प्रकार से टैकल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा 10 से 15 मिनट में यही पूरा समझने वाले हैं कि क्या क्या रहेगा। तो जो भी बच्चे नए हैं या जो भी बच्चे पहले से भी तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा इसको अच्छे से समझेंगे। खास करके हमारा जो प्लान है उसको आप एक बार देखिए, आपको इम्प्रूवमेंट में लगे तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। यदि आपके पास कोई इससे बेहतर प्लान हो तो आप उस पर ही लागू रखें। ऐसा नहीं कि जो मैं आपको बातें बोल रहा हूँ आप वही चालू करें, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम पहले यहाँ पर 2 चीज़ें शुरू करने वाले हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर एक आपका थ्योरी बेस रहेगा और दूसरा यहाँ पर एमसीक्यू वाला रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, एमसीक्यू वाला रहेगा जो कि लाइव रहेगा यूट्यूब चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप यहाँ पर जो भी हमारे जो दोस्त लोग हैं, विद्यार्थीगण हैं, वो यूट्यूब पर आप एमसीक्यू के माध्यम से लाइव रहेगा हर सब्जेक्ट का, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। दूसरा यहाँ पर थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट रहेगा कि जो आपके सिलेबस में, ये जो आपके सामने सिलेबस है, अभी मैं इस सिलेबस को भी पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ। जो सिलेबस में वहाँ पर बिंदु दिए गए हैं, पॉइंट्स यहाँ पर स्पष्ट किए गए हैं, उसको मैं ओपन करने वाला हूँ कि हमारी क्या अप्रोच होगी, किस प्रकार से यहाँ प्रश्न बन सकते हैं और हमारे पढ़ने का नज़रिया क्या होगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है। और आप यहाँ पर देखेंगे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से इतिहास को यदि हम देखें तो 5 नंबर, यदि हम ऑन एवरेज मान के चले तो 5। ऐसा उसने फिक्स नहीं किया है कि हर यूनिट से हम 5 ही अंक पूछेंगे, तो हम मान के चलते हैं 4 भी आ सकते हैं, 6, 7 भी आ सकते हैं। तो जितना बड़ा सिलेबस है ये बहुत बड़ा सिलेबस है। आप एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस देख लें तो ये ज़्यादा है उससे, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस कम है, क्योंकि उसमें बहुत विश्व इतिहास आता नहीं है। आपके में विश्व इतिहास अलग से दिया गया है। प्राचीन इतिहास लगभग पूरा कवर किया इसने, जो मध्यकालीन इतिहास है वो भी लगभग पूरा कवर किया और आधुनिक भारत भी पूरा कवर किया है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इतने बड़े सिलेबस में किस प्रकार से हम एक टॉप की चीज़ें निचोड़ करके ऊपर लाएंगे और आपको दे देंगे, क्योंकि आपके पास समय ऑलरेडी कम है। 20 इकाइयाँ, इतनी बहुत ज़्यादा इकाइयाँ हैं। बायोलॉजी जो साइंस वाला सेक्शन देखोगे बहुत ज़्यादा है। मैथ तो एकदम कुछ कह नहीं सकते, इतने कम समय में कहीं ना कहीं बच्चों के साथ इनडायरेक्टली देखा जाए तो सही नहीं है। एसआई में जैसा भी एसआई का सिलेबस दिया गया था तो बहुत बढ़िया कर दिया गया था कि सिलेबस उन्होंने दे दिया है, परीक्षा पैटर्न दे दिया है। जब भी परीक्षा होगी 6-8 महीने बाद तो बच्चा उसके लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे जिनके पास मात्र 50 दिन है, आप नया सिलेबस दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं 6-8 महीने पहले क्लियर करना चाहिए। लेकिन अब हमारे सामने जो चीज़ें आ गई हैं, जो भी परेशानी, उसको लेके हम बैठ नहीं सकते। तो उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले मंथन करें और देखिए कि सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, उस चीज़ पर हम गहन अध्ययन कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो वो चीज़ आपको मेहनत नहीं करनी, क्योंकि हम जो चीज़ हम आपको यहाँ 1 घंटे में बताएंगे, आपको उसको पढ़ने में 6 घंटे 8 घंटे लगेंगे। इतना समय आपके पास है भी नहीं। दूसरी बात, आप हर विषय के एक्सपर्ट हो नहीं सकते, और यहाँ पर जो टीचर्स आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ा रहे हैं वो उस विषय के एक्सपर्ट हैं। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको 1 घंटे में बता दूंगा, आपको 10 घंटे 12 घंटे, हो सकता है 15 दिन लग जाए समझने में, ठीक। तो आप इस मेहनत का फ़ायदा लीजिए कि हम 1 घंटे में जो आपको निकाल के दे रहे हैं, आप वो 7-8 घंटा जो आपका समय बच रहा है आप दूसरी जगह आप मेहनत करिए। तो ये चीज़ें देखना है। तो यहाँ पर जो थ्योरी वाला होगा, थ्योरी में सिलेबस दिए गए हैं उनको, मतलब जो आपके संभावित प्रश्नों में से मतलब 99% आ सकता है, जो कि हमारा 5 से 6 साल पढ़ाने का अनुभव रहा है, सब्जेक्ट का अनुभव रहा है, या फिर जो प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रारंभिक परीक्षा को होता है, अभी एसआई में भी दिया गया है, या फिर और भी जो अदर एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर इतिहास का पूछा जाता है। वहाँ के इस जो सिलेबस आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, जो पॉइंट दिए गए हैं, उसका दृष्टिकोण क्या होता है। जैसे मौर्यवंश दिया गया तो वहाँ से किस प्रकार से टॉप मोस्ट प्रश्न बन सकते हैं, अदर एग्जाम में मौर्यवंश से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके में कैसे पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम लाकर आपको सामने रख देंगे। तो आपको थोड़ा थ्योरी वाले बेस्ड में ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो हम पढ़ाएंगे उसमें आप उतना तो आपको रट ही लेना है। उसके बाहर आपके पास समय हो तो आप बिल्कुल पढ़िए, खुद से पढ़िए। नोट्स में आपको जो हम पढ़ाएंगे उसे और ज़्यादा देने का प्रयास करेंगे। यदि आपके पास समय तो पढ़िए।
लेकिन जितना हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर उसको जरूर आपको पूरी तरह से क्लियर करना है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको जो MCQs वाला है, MCQs वाले मैं आपको बोलूँगा कि चूँकि ये YouTube पर लाइव रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, तो जो विद्यार्थी जिनको लगता है कि हम खुद से पढ़ सकते हैं, वो हमारा कोर्स या फिर कहीं से भी कोर्स नहीं ले रहे हैं, किसी दूसरी जगह से नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर भी नहीं ले रहे हैं, तो उनको मैं स्पेशली रूप से बोलूँगा कि आप MCQs में आइए, लाइव रहेगा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर MCQs माध्यम से क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपकी कि जो, जैसे मैं एक क्रिकेटर का उदाहरण दूं कि वो जब घर पर प्रैक्टिस करता है उस समय क्या मानसिकता होती है, और जब वो ग्राउंड पर वहाँ पर जाके परफॉर्म करता है उसके लिए क्या मानसिकता होती है। जब तक वहाँ पर परफॉर्म नहीं करता उसका जो प्रेशर होता है, उसके उस समय जो रणनीति बनाकर जाता है, और वो जो बॉलर किस प्रकार से नई नई रणनीति करता है, क्रिकेटर रणनीति करता है, उस समय जब तक आप फेज नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में है क्या। कोई कितना भी बता दें, हम जो लोग वर्ग 3 में सेलेक्ट हैं या जो अदर एग्जाम में सेलेक्ट है, वो कितना भी बताएं, उनका एक्सपीरियंस आपके काम आएगा, लेकिन जब तक आप फेज नहीं करोगे, वो फील नहीं करोगे, वहाँ पर जाने के बाद जो घबराहट होती है, एग्ज़ाम के अंदर परफॉर्म करना पड़ता है, एकदम शार्प माइंड रखना पड़ता है, वो चीज़ तभी कर पाओगे जब आप उसी प्रकार की चीज़ें पहले से करके बैठोगे। यानी आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो कि जब वहाँ जाओ तो एकदम आपको हल्का फील हो, बिल्कुल ना लगे यार एक जो अंदर डर होता है वो सारा डर खत्म हो जाए। तो यहाँ पर MCQs में हम यही बताएंगे कि जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो किसी भी सब्जेक्ट की, मैं हिस्ट्री के एग्जाम्पल लूँ, जितना मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल बेस जो आपके सिलेबस में दिया गया उसको पूरा पढ़ाऊँगा। MCQs में वहाँ से किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, किस प्रकार से एग्जामिनर कौन से टॉपिक से महत्वपूर्ण कैसे प्रश्न बनते हैं, आपको कहाँ पर फंसाया जा सकता है, और किस प्रकार के प्रश्न को कैसे टैकल करना है, ऑप्शन को कैसे काटना है, और अच्छे से प्रश्न को कैसे समझना है कि हमको प्रश्न पढ़ते ही एक जनरली 50% आंसर हमको समझ में आने लगता है कि ये तो होगा ही और ये तो नहीं होगा। तो ये जो सारी प्रैक्टिस होती है, आप कितना भी पढ़ लो, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो MCQs बेस होने वाला है और वो आपकी डिमांड है। तो आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप यहाँ पर महारत हासिल नहीं करोगे MCQs वाले में, तो आपको ये थ्योरी वाला थोड़ा कमज़ोर लगेगा। बेसिकली MCQs का जो जन्मदाता वो थ्योरी ही है, आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बनेगा तो, लेकिन उसकी भी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, जब तक वो आप फुलफिल नहीं करोगे तो आपको आने वाले टाइम में नुकसान होगा। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ में करूँगा, और ये सिलेबस आपको मैं बता दूँ, अभी मैं एक जनरल वे पे डिस्कशन कर रहा हूँ। जब आपको ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट, थ्योरी वाला पार्ट पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर मैं एक बार सिलेबस फिर से डिस्कशन करूँगा, तो आपके माइंड में बार बार इस बात को जाए कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और किस प्रकार से उस टॉपिक का नज़रिया होगा, वो सारी चीज़ें हम फिर से डिस्कशन करेंगे। जैसे यहाँ पर पहले दिया है इतिहास से आशा इन द सेंस कि इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास कैसे कहते किसके हैं, या कुछ प्रसिद्ध इतिहासकार हैं उन्होंने इतिहास को किस रूप में परिभाषित किया है या उसका दृष्टिकोण क्या समझा है, प्राचीन काल के इतिहास को किस प्रकार से परिभाषित किया है, और उसके साथ किस प्रकार से इतिहास का धीरे धीरे जिस प्रकार घटनाक्रम हुई, प्रशासनिक दृष्टिकोण चेंज हुआ, नए नए शासक आए, इतिहास का किस प्रकार से दृष्टिकोण बदला, ये सारा उसका इतिहास के आशय के अंतर्गत आ जाएगा। तो हम टॉप मोस्ट फैक्ट आपको ला के सामने रख देंगे और उसका जो ब्रीफ में डिस्कशन है वो समझा देंगे कि आपको एग्जाम में थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो। ठीक, फिर इसके देखिए प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत, यहाँ पर स्रोत में 2 प्रकार के हैं, प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत भी आपको दिए हैं सिलेबस में, और आधुनिक इतिहास जानने के स्रोत भी दिए हैं, आगे अभी आपको दिया गया है, मैंने अभी सिलेबस का पूरा अध्ययन किया है। तो यहाँ पर जानने के स्रोत का इन द सेंस ऐसा है कि यदि मैं आपको बोलूँ कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो उसका मुख्य रूप से स्रोत क्या है, प्रूफ कैसे होता है कि मौर्य वंश का संस्थापक किसको कहा जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाएगा कि सम्राट अशोक को कहा जाएगा। तो ये जो इतिहास के स्रोत हैं, यानी हम उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। अब ऑब्वियसली यदि मैं अभी जिस उम्र में मैं हूँ और 2500 साल पुराना इतिहास आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वो समय तो मेरे सामने बीता नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं से जानकारी तो प्राप्त हुई होगी। तो ये चीज़ें, जैसे पुलिस जब किसी केस की छानबीन करती है, एविडेंस ढूंढती है, तो फिर आपका फ़ोन देखती है, लोकेशन देखती है या फिर अदर चीज़ें देखती है, तो वो जो सूचना है या फिर उस सबूत की जानकारी का स्रोत कहाँ से निकालती है। मान लीजिए आपका फ़ोन, तो सबूत जानने का स्रोत क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन। ठीक इसी प्रकार इतिहास जानने के स्रोत हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, हम किसी काल वंश का या फिर किसी राजा के बारे में या फिर किसी प्रशासन के बारे में यदि हम इतिहास जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका मुख्य रूप से स्रोत क्या है। अब यहाँ से प्रश्न किस किस प्रकार से बनेंगे, मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि अभी जब रेगुलर क्लासेस चलेंगी वहां पर मैं आराम से पूरी चीजें पढ़ाऊंगा आपको, तो वो चीजें आप वहां पर समझ जाएंगे। इतिहास जैसे पुरातात्विक स्रोत हैं, अब पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं यहाँ पर मैं ज़्यादा डिस्कशन करूंगा, तो सिलेबस डिस्कशन करने में बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा।
तो पुरातात्विक स्रोत में आप थोड़ा समझो, जैसे सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, ठीक, जो जर्जर भवने हैं, जैसे आप हड़प्पा काल में आप देखोगे कि तो जो हड़प्पा का इतिहास लिखा गया वो पूरा इसी आधार पे लिखा गया है। हड़प्पा का मुख्य रूप से साहित्यिक स्रोत कुछ भी नहीं है, कुछ लिपियां मिली हैं जिनको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर पूरा पुरातात्विक स्रोत के रूप में जो भी उत्खनन के दौरान चीज़ें मिलती हैं, सिक्के मिलते हैं, जो भवन मिलते हैं, ये सारी चीज़ें पुरातात्विक स्रोत में आते हैं, ठीक। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर साहित्यिक स्रोत का बहुत बड़ा रोल रहेगा। जब वैदिक काल के बाद साहित्यिक स्रोत का अच्छा खासा रोल होने लगता है, तो साहित्यिक स्रोत में जितने भी हिंदू धर्म के सारी पौराणिक जो ग्रंथ हैं, इसके अलावा बौद्ध धर्म के जितने भी पूरे पौराणिक ग्रंथ हैं और जैन धर्म के ग्रंथ हैं, इसके बाद जैसे जैसे शासक आगे नए नए इतिहासकार आएंगे, रचना लिखते जाएंगे, उनमें जिन शासकों की जानकारी रहेगी, उसमें किस शासक के बारे में क्या कहा गया है, वहाँ से हम वहाँ पे कंटेंट निकाल के यहाँ पर आपको देंगे। तो ये पूरा साहित्यिक काल में आ जाएगा। महाकाव्य में आप देखोगे रामायण महाभारत। विदेशी यात्रा वृत्तांत में आप देखोगे किस प्रकार प्राचीन काल में जैसे चीनी यात्री यहाँ पर भारत में आते थे, उस यात्रा के दौरान उन्होंने जो भारत में देखा, उस समय किस शासक चल रहा था, किस शासक का शासन चल रहा था, वो सारी बातें जो अपने यात्रा वृत्तांत के अंदर पुस्तकों में लिखते हैं, तो उसकी भी जानकारी हमें मिलती है। तो इसको बोलते हैं विदेशी यात्री वृत्तांत। यहाँ पर आपको मध्यकाल में भी जो विदेशी यात्री आते थे उनके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, प्राचीन काल में भी मिलेगी। जैसे आप देखोगे हेनसोंग फायाना, तो उनकी जो पुस्तकें हैं, उस पुस्तक में भारत के बारे में उन्होंने क्या क्या उल्लेख किया है कि भारत की जलवायु कैसी थी, यहाँ की सामाजिक दशा कैसी थी, उस समय जिसका शासन था उसकी राजनीतिक प्रणाली क्या थी, ठीक, आर्थिक रूप से किस प्रकार से व्यापार वाणिज्य होता था, इन सब का उल्लेख उन्होंने किया है। तो वो सारी चीज़ें हमारे भारत के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत मिलता है। फिर यहाँ पर आप देखोगे शिलालेख में अभी चर्चा कर ही चुका हूँ। जनरली शिलालेख सम्राट अशोक से शुरू होता है, मौर्य काल से। तो मौर्य काल के बारे में जितने भी शिलालेख आएंगे। मुद्रा शास्त्र का मतलब होता है सिक्के, ठीक। सिक्कों के बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे कि सिक्कों का प्रचलन कब से शुरू हुआ, ठीक। गुप्त काल के सिक्के कैसे थे, सातवाहन काल के सिक्के कहते थे, उनका क्या महत्व था, उसमें जो चित्रांकन होता था उससे इतिहास को क्या डोनेट करते थे, वो सारी चीज़ें हम सिक्कों के बारे में देखेंगे। यहाँ पर पाषाण काल, फिर यहाँ से अपना नया शब्द आ जाता है पाषाण काल। पाषाण काल में आप पूरा पढ़ोगे, ठीक। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल, इसके अलावा ताम्र पाषाण काल और महापाषाण काल। यहाँ पर अलग से दिया नहीं है महापाषाण काल, लेकिन ताम्र पाषाण काल दिया है। तो यह स्पेशली रूप से सिलेबस में उठाएगा। अब थोड़ा सा सोचने का विषय है, मान के चलिए कि ये जो सिलेबस में दिया है और मुझे पेपर बनाने को मिला इतिहास का, ठीक, लेकिन मैंने सिलेबस नहीं बनाया है, ठीक। तो यदि मुझे इतिहास का सिलेबस बनाने को नहीं दिया गया, सिर्फ पेपर बनाने को दिया गया, तो पेपर बनाने को यदि मुझे दिया गया, इसका मतलब मैं इतिहास के बारे में नॉलेजेबल हूँ। तो नॉलेजेबल हूँ यदि मैं, तो मुझे भी पता है कि पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल दिया है, तो पाषाण काल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी, और महापाषाण काल का इन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैं जब पेपर बनाऊंगा तो मैं तो ये पूरा प्रयास करूंगा कि जो सिलेबस में दिया गया है तो वही उठाऊंगा, क्योंकि इतने बड़े सिलेबस में 5 से 7 प्रश्न बनाने हैं। तो उसमें से मैं ऐसी चीज़ से, ऐसे टॉपिक से प्रश्न बिल्कुल नहीं बनाऊंगा जो दिया नहीं है, जबकि मुझको नॉलेज है इसलिए मैं बनाऊं, बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। एक अच्छा जो एग्ज़ाम पेपर बनाने वाला बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो मेरा यहाँ पर इस बात का उल्लेख करने का पर्पज़ ये है कि जो सिलेबस में दिया गया है उतना ज़रूर पढ़ लेना, अलग से जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उसका उल्लेख किया जाएगा आपको, जो संभावित रूप से आ सकती हैं, ठीक। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा देखोगे, जो प्राचीन राजवंश में शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, उसके बाद मौर्य है, कुषाण वंश है। मौर्य के बाद एक बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल जो एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं, या फिर जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, या प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं, वहाँ पर मौर्योत्तर काल पूरा डिस्कशन पढ़ाया जाता है कि कौन कौन से वंश थे उस समय, विदेशी आक्रमण हुए थे तो उनके कौन कौन से, मुख्य रूप से 8 वंश पढ़ते हैं। ये मैंने एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण बताया, छोटे छोटे कई वंश हैं, और 8 वंश के बारे में हम पूरे उनके शासक पढ़ते हैं, शासक की विभिन्न गतिविधियाँ पढ़ते हैं, राजनीतिक लड़ाइयाँ पढ़ते हैं, फिर उनका सामाजिक दृष्टिकोण भी पढ़ते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण भी पढ़ते हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन केवल मौर्य वंश में जितने भी प्रमुख शासक है उसमें केवल एक ही वंश दिया, कुषाण वंश। अब यदि मुझे इतिहास का ज्ञान है, मैं आपको पूरा मौर्योत्तर काल पढ़ाने जाऊं कि मौर्योत्तर काल में कौन प्रमुख 8 वंश हैं, तो फिर ये तो ऐसा है कि इतने कम नंबर में से और इतने ज़्यादा सिलेबस में से आना है, तो पहले मेरा फोकस ये रहेगा कि जो शब्द आपके पाठ्यक्रम में विशेष रूप से दिया गया है पहले मैं उसकी बात करूं। तो यहाँ पर मेरे बताने का मतलब है कि जो दिया गया कुषाण वंश, इसको अच्छे से पढ़ना है। सातवाहन काल यहाँ पर नहीं दिया गया, शुंग वंश का उल्लेख नहीं किया गया, जबकि दोनों वंश प्राचीन काल में अपने आप में वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
इतिहास का दृष्टिकोण में उन दोनों को पढ़े बिना फिर आगे का इतिहास स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं होता है। खासकर जैसे मैं सिक्कों की बात करूँ, मुद्रा शास्त्र की बात करूँ सिक्कों में, तो सातवाहन काल के सिक्के बड़े फेमस हैं। ठीक, इसके बाद मैं सामंती व्यवस्था की बात करूंगा तो सातवाहन काल से सामंती व्यवस्था शुरू होती है, जो कि आपको मध्यकाल में बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। खासकर जो पूर्व मध्यकाल है, राजपूत काल, आगे आपके सिलेबस में भी है, राजपूतों को उदय। यहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था प्रशासन का मेन अंग बन गया था और सामंतवादी व्यवस्था की वजह से ही छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था। अब उसका उल्लेख सातवाहन से होता है, लेकिन सातवाहन सिलेबस में नहीं दिया, तो हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिया गया है, तो इतिहास के दृष्टिकोण से हम पहले उस पर फोकस करेंगे। जो कुछ महत्वपूर्ण होंगे जैसे सातवाहन में, वो फिर हम एमसीक्यूज में डिस्कशन कर देंगे, ताकि इनडायरेक्टली कभी बनाने वाले ने भी इस बात का ध्यान नहीं रखा कि सिलेबस में दिया और उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसने एक आध क्वेश्चन रख दिए, तो फिर हम एमसीक्यूज में उसको कवर कर देंगे, ताकि आपके साथ कभी भी ऐसा लगे ना कि भाई छूट गया है। छूटने का तो सवाल ही नहीं है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें दी हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे हड़प्पा संस्कृति दिया, पूरे चैप्टर है इसके। हड़प्पा संस्कृति पूरा देखेंगे, उसका नामकरण किस प्रकार के हुआ, नगरीय सभ्यता है तो क्यों कहते हैं, ठीक, उसका विस्तार क्या क्या है, और जो प्रमुख नगर के रूप में उनको शामिल किए गए हैं, 7 प्रमुख नगर, बड़े बड़े नगर के रूप में शामिल किए गए हैं, और जो समय समय पे उनका जो भी अभी उत्खनन कार्य के दौरान नए नए जो साक्ष्य मिले हैं और नए नए साक्ष्य मिलने के बाद उनमें जो कुछ ऐड हुआ है, वो सारी चीज़ें अब तक यानी 2024-25 तक जो भी ऐड हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के अंदर पढ़ा दूंगा। अब वहाँ पर जितने भी नगर हैं, नगर के अंदर क्या क्या साक्ष्य मिले, उनकी क्या क्या विशेषताएं, वहाँ से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में उस समय धार्मिक मान्यताएं क्या क्या थी, ठीक, सामाजिक दशा थी, महिलाएं और पुरुष किस प्रकार की मान्यताएं थी, और उसका जो व्यापार होता था, बाह्य व्यापार भी होता था, आंतरिक व्यापार भी होता था। जैसे आप देखोगे मेसोपोटामिया और मिस्र, वहाँ से उसके व्यापारिक उल्लेख मिले हैं, तो किस प्रकार से होता है, वो सारे फैक्ट के रूप में हम पढ़ेंगे। उसके एक टॉपिक के रूप में अलग से डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पीएससी मेंस के लेवल का हो जाएगा। लेकिन जो आपके एग्जाम में एक प्रश्न आ सकता है, वहाँ मैं आपको डायरेक्ट समझा दूंगा। बाकी आपको घबराना नहीं है, हर फैक्ट का बेस और फैक्ट का दृष्टिकोण क्या और आपके एग्जाम में किस प्रकार हूबहू बनेगा, वो मैं सारी चीज़ें वहीं क्लियर कर दूंगा। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखोगे धार्मिक और सामाजिक दार्शनिक विचारों का विकास हुआ है। ठीक, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसके अलावा आपको मैं थोड़ा जानकारी के लिए बता दूंगा कि यहाँ पर हमारे एग्जाम 8080 चैनल पर जो अभी आपको प्राथमिक शिक्षण चयन परीक्षा का दिया गया, उसके लिए यहाँ पर एक पाठशाला बैच लॉन्च किया गया है। ठीक, डॉक्टर महेंद्र पाटीदार सर के निर्देशन में, आप सर को तो बहुत अच्छे से जानते हो, तो इनके निर्देशन में ये पाठशाला बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें पूरा कंप्लीट थ्योरी क्लासेस पढ़ाया जाएगा मात्र 799 रुपीज़ में। ठीक, कंप्लीट जो थ्योरी क्लासेस ये पूरा पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे। ठीक, ये चीज़ें आपको पूरा मिल जाएगा, पूरे कोर्स का जितने भी आपके सिलेबस में दिया गया है। और यहाँ पर पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर रहेगा, ई नोट्स अवेलेबल रहेगा, आपको पूरा नोट्स पीडीएफ के माध्यम से आपको आपके मोबाइल तक पहुँच जाएंगी। फिर टारगेट कोर्सेज रहेंगे, जितने समय का आपका परीक्षा के आपके पहले यहाँ पर पूरा समाप्त कर दिया जाएगा जितना आपके सिलेबस, और इसकी वैलिडिटी 10 महीने की है। ठीक, डेमो आपको अवेलेबल है, आपको ऐप पर डेमो मिल जाएंगे, कुछ यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। तो हमारा जो एग्जाम 8080 ऐप आप उसको डाउनलोड करिए, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और जो हमारे बैचेस चलेंगे उसी ऐप पर चलेंगे, तो आप लॉन्च करिए। इसके अलावा हमारी एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो रही है दोस्तों, एक टेस्ट सीरीज भी है जो कि इस एग्जाम को पूरा टारगेट करके बनाई गई है, मात्र 199 रुपीज़ में। ठीक, जिसमें 1000 प्रश्न का महासंग्रह रहेगा, फुल लेंथ रहेगा, जो कि हूबहू आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेगा, किस प्रकार से आएंगी। और जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया, हिंदी का कितना वेटेज है, मैथ का कितना वेटेज है, सामाजिक विज्ञान का कितना है, साइंस का कितना है, इन सबको देखते हुए पाठ्यक्रम के हिसाब से पूरा एक बेस्ट तरीके से आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर क्या किया गया, लॉन्च किया गया है 199 रुपीज़ में। तो आप यहाँ पर बेहतरीन प्रैक्टिस के माध्यम से कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया है कि आप कितना भी ग्राउंड के बाहर प्रैक्टिस कर लो, कितना भी क्रिकेटर ग्राउंड के बाहर प्रैक्टिस कर ले, जब उसको मेन मैच में जो परफॉर्म करना रहता है, उसके लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए जो जब तक आप फेस नहीं करोगे तो आप वो चीज़ें गलतियाँ वहाँ जा करोगे और आप परीक्षा से बाहर होगे। इसलिए आप सारी गलतियाँ यहीं पर करिए, जितनी गलतियां हो सकती हैं घर में करिए, वहाँ पे गलती करने का कोई भी अवसर मत करिए, क्योंकि यहाँ पर चद्दर फाड़ कंपटीशन है। एक चद्दर है, 2 लोगों को ओढ़ना, यहाँ से वहाँ खींचातानी चल रही है, या तो चद्दर फटेगा फिर किसी एक के हाथ में आएगा। ठीक, तो ये वाली कहानी है। तो आप बिल्कुल भी गलती करने का कोई भी अवसर मत दीजिए। ठीक, इसके जो भी MCQs के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा, वो भी आपकी तैयारी के दौरान बहुत हेल्पफुल होगा, आप उस चीज़ को देखिए। चलिए हम आते हैं सिलेबस में। हमारा जो सिलेबस डिस्कशन कर रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास में,
यहाँ पर देखिए, धार्मिक सामाजिक दार्शनिक विचारों का विकास और आधारभूत अध्ययन, ये तो एक हेडिंग है। ठीक, ये तो एक हेडिंग है। मेन टॉपिक ये रहता है वैदिक काल क्या है। आप देखो कि वैदिक काल बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव, 16 महाजनपद और मगध का उत्कर्ष, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे दार्शनिक विचारों में। तो वैदिक काल को हम पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसके अलावा उसके बाद किस प्रकार से 16 महाजनपदों का उदय हुआ, 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी राजधानी क्या थी, उनका क्षेत्र विस्तार क्या था, उसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बढ़िया अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा। आपको सारे 16 महाजनपद और उनकी राजधानी याद हो जाएगी। इसके साथ मगध का किस प्रकार से उत्कर्ष होगा, कौन कौन से वहाँ पर शासक राज करेंगे, किस प्रकार आगे की गतिविधियाँ चलेंगी, ये पूरा आपको इसके माध्यम से पूरा समझा दिया जाएगा। इसके अलावा बौद्ध धर्म में उनकी विचारधाराएँ क्या क्या की हैं, बौद्ध धर्म की, महात्मा बुद्ध और उनका पूरा जीवन परिचय। और बौद्ध धर्म से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों, आप लोग भी हालांकि तैयारी करते, कई लोगों को हो गया होगा, कई साल से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ टीचर वर्ग में एक होंगे जो अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग पढ़ते होंगे, हिस्ट्री पढ़ते होंगे, ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, जो आपके सिलेबस में दिए उनको अच्छे से पता होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर चूँकि हम लोग इस स्पष्ट रूप से जो विषय के विशेषज्ञ हैं उस पर ही वर्क करते हैं, तो परीक्षा पास करने के लिए आपको सामान्य नॉलेज चाहिए, लेकिन जो एक विषय का एक्सपर्ट होता है आप उससे ज़्यादा नहीं जान सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो बातें बताई जा रही हैं आप उसको आँख मूंद कर फॉलो करिए, आपका एग्जाम में आपको फ़ायदा होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्राचीन भारतीय राजवंश, हर्यक वंश है, शिशुरंग वंश है, मौर्य वंश, कुषाण, गुप्त, वर्धन, चोल और चालुक्य वंश। यहाँ पर इनकी जितनी भी राजनीतिक गतिविधियाँ उपलब्धियाँ इन सब के बारे में बात किया जाएगा। मौर्य वंश जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज़ मौर्य वंश के बारे में जितनी 99% चीज़ें आ सकती हैं वो सारी चीज़ें आपको एकदम 1 से डेढ़ घंटे 2 घंटे में जितना लगेगा टाइम, उसमें आपको पूरा कोर्स कर दिया जाएगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पर बता चुका हूँ मौर्योत्तर काल में स्पष्ट रूप से नहीं दिया है, तो कुषाण वंश, कुषाण ही पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखोगे केवल वर्धन वंश दिया है, जबकि गुप्तोत्तर काल की हैं। गुप्तोत्तर काल में बहुत सारे वंश हैं, लेकिन इसमें से केवल वर्धन वंश की बात की गई है। वर्धन, तो हम वर्धन में देखेंगे हर्षवर्धन के बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्धन का मतलब ही हर्षवर्धन होता है। ठीक, सामान्य एग्जामों में जहाँ पर ऊपर पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद चोल, चालुक्य और पल्लव, ये दक्षिण भारतीय राज्य हैं लेकिन हैं प्राचीन वंशी। इसके बाद राजपूत राज्यों का उदय है, जितने भी राजपूत वंश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके संस्थापक, उनकी उपलब्धियां, उन्होंने जो निर्माण कार्य किए फैक्चुअल के रूप में हम कवर कर लेंगे, सारे राजपूत काल दिए। उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम आक्रमण है, जो अरब और तुर्की आक्रमण होते हैं, उनके बारे में देखिए कौन कौन से मुस्लिम आक्रमण ने शासन किया, उस समय भारतीय राजा कौन थे, उन्होंने लड़ाई हुई तो कौन जीता कौन हारा, कुछ बातें हुई, इन सब की बातें यहाँ पर करेंगे। उसके बाद अगर दिल्ली सल्तनत, अब दिल्ली सल्तनत एक सुनने में छोटा सा शब्द है, लेकिन यहाँ पे 5 प्रमुख वंश हैं। ठीक, आप देखो 1206 से लेकर 1526 तक के काल को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। 1206 से लेकर आप देखो कि 1526 तक, ठीक, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के बाद फिर इसके बाद 1526 से मौर्य वंश आ जाता है, सॉरी मौर्य बोलो, मुगल काल आ जाता है। तो आप यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के बाद यहाँ पर यह मुगल साम्राज्य। ठीक, तो कुल मिला के आपको पूर्व आधुनिक भारत तक का जो काल है इस लाइन में आ जाएगा। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य है और फिर मराठों का उत्कर्ष है। ठीक, मराठों संबंधित। इसके अलावा दोस्तों मेरा पूरा प्रयास रहेगा, कभी ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि इतिहास के इतने सारे टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक चर्चा में है। जैसे मान लीजिए अभी मराठों का उत्कर्ष आपके सिलेबस में दिया है। अभी मैं 2-3 दिन पहले की बात बताऊँ तो उन्होंने बता दूँ, जो शिवाजी महाराज के जो किले थे 12 किलों को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल करने की बात की गई, वो चर्चा में है। तो मैं एक 40-45 मिनट की वीडियो में जो 1 से 2 साल में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम चर्चा में रहा है उसके ऑब्जेक्टिव निकाल दूंगा 20-25, उनमें से कभी एक आध फंस गया, हालांकि उसने स्पष्ट नहीं लिखा करंट अफेयर्स, लेकिन जो चर्चा में है, अब जो इतिहास का पेपर बनाने जा रहा है, इतिहासकार तो है, उसने सुना कि अभी शिवाजी के किलों को हेरिटेज में शामिल किया जा रहा है, तो शिवाजी के कोई महत्वपूर्ण किलों के क्वेश्चन रख देगा आपको तो रखेगा यहाँ पे, आपको तो बोल देगा कि भाई मराठों को उत्कर्ष हमने सिलेबस में रखा है, लेकिन वो किसको याद करके रखेगा उस बात को, करंट अफेयर्स का। या फिर जैसे धौलावीरों को शामिल किया गया यूनेस्को में, हड़प्पा के एक प्रमुख स्थल है। तो ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो 40 से 45 मिनट के एक वीडियो में, 1 घंटे के वीडियोज़ में जो महत्वपूर्ण 40-50 क्वेश्चन हैं। ठीक, इसी प्रकार संविधान का कुछ टॉपिक चर्चा में रहेगा। तो जो भी आपके सिलेबस में दिया है पॉलिटी वाले सिलेबस में, उसमें से हम 20-25 टॉप मोस्ट क्वेश्चन निकाल के दे देंगे कि ये इतिहास का घटनाक्रम पिछले 2-3 साल में चर्चा में रहा है, ये घटनाक्रम भारतीय संविधान के सिलेबस के अंतर्गत चर्चा में रहा, उसमें यहाँ से ऐसे संभावित प्रश्न बन सकते हैं। वो आपको यूट्यूब चैनल पर भी दे दिए जाएंगे। जो बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेते तो ऐसे कुछ एक आध वीडियो जो महत्वपूर्ण है आपको दे दिए जाएंगे।
अब उनको घबराने की जरूरत नहीं है। हम तो चाहते हैं सबका भला हो, ठीक है, लेकिन हमारे भी कुछ क्या है लिमिटेशन, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के बहुत सारी चीज़ें बंदिशें रखनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर देखिए सामाजिक धार्मिक जो सामाजिक आंदोलन है, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, सिख धर्म, ये उनके बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत कैसे हुई, किसने प्रसार किया, कहाँ क्या, वो सारी चीज़ें वहाँ पर प्रश्न में आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पर डीप में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। अभी जब जो टॉपिक को मैं पढ़ाऊँगा उस टॉपिक को फिर वहाँ से मैं स्पष्ट रूप से पूरा क्लासिफिकेशन करूँगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आधुनिक यूरोपीय या आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत भी हैं। जिस प्रकार प्राचीन भारत के थे ऐसे आधुनिक भारत के स्रोत हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे हम, कौन कौन से स्रोत हैं। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ब्रिटिश शासन की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे जो यूरोपियों को आगमन है, तो पुर्तगाली आए, तो पुर्तगाल के संबंध में जितने भी पुर्तगाली शासक आए उन्होंने अपनी कोठियाँ स्थापित की, कुछ यहाँ पर नीतियाँ लागू की थी, फिर यहाँ पर इनकी लड़ाइयाँ भी हुई। तो कौन कौन सी चीज़ें जो घटनाक्रम हुए इस टॉपिक्स में ये पढ़ा जाएगा। इसके अलावा ठीक इसी प्रकार डच में पढ़ा जाएगा, इसी प्रकार फ्रांसीसी में पढ़ा जाएगा और इसी प्रकार अंग्रेजों में पढ़ा जाएगा। आपने देखा होगा कि इन सब में लड़ाइयों के बाद फिर फाइनली कौन जीतता है, अंग्रेज, ठीक है, कितने हैं, अंग्रेज। तो फिर अंग्रेजों के बाद जब यहाँ पर पूरी रूप से अंग्रेज यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेते तो ब्रिटिश शासन की स्थापना, तो यहाँ पर आप देखोगे डच शासन की स्थापना नहीं लिखा, ना ही फ्रांसीसी शासन की स्थापना लिखा, उसने लिखा ब्रिटिश शासन की स्थापना। तो इनके आने के बाद ये दोनों आपस में सब चारों पांचों एक दूसरे से लड़ते हैं, फिर जीतता कौन है, अंग्रेज। मैं बेसिक बता रहा हूँ, वहाँ अच्छे से बताऊँगा। तो उसकी स्थापना दिया गया, ब्रिटिश शासन की स्थापना। भारतीय क्षेत्रों से उनसे युद्ध होते हैं, जैसे बंगाल में युद्ध होंगे, कर्नाटक में युद्ध होंगे, अवध में युद्ध होंगे, जो भी क्षेत्रीय शासन है भारत के उन सबसे अंग्रेजों के युद्ध होते हैं। अंग्रेज लगभग चाहे अपने कुशासन के तौर पर देखो या बहादुरी के तौर पर देखो, चाहे षड्यंत्र के तौर पर देखो, सबको हराते हैं, फिर फाइनली भारत के क्या करते हैं, अपना भारत पर शासन की हैं। यहाँ पर ब्रिटिश, यहाँ पर नीतियाँ हैं, यहाँ पर नीलियो लिखा, गलत शब्द लिखा है, ब्रिटिश नीतियाँ कर लेना और उनका आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आ जाएगा, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, उस पर पूरा डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा। आधुनिक भारत में जब भी प्रश्न बनाने की बात आती है किसी भी एग्जाम के, दो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और एक यहाँ पर आप देखोगे एक टॉपिक यहाँ के लिखा होगा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख। यहाँ पर जो राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं, सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन है, या फिर ये वाला टॉपिक है पुनर्जागरण, सामाजिक धार्मिक आंदोलन और प्रमुख विचारक। ये जो टॉपिक है यहाँ से हमेशा एक प्रश्न बनता है। तो 1857 क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा है और उसका इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्व है, स्पेशली रूप से 1947 की आज़ादी में 1857 का बहुत उसके बैकग्राउंड में बहुत बड़ा रोल है, तो यहाँ से प्रश्न पूछता है। और एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन से पूछता है, ठीक। और धर्म के मुद्दे में तो आए दिन देखते हो आप कितने चर्चे में रहते हैं, तो धार्मिक वाला मुद्दा तो ऑलरेडी चर्चा में ही रहता है, तो वहाँ से पूछता है। तो ये सारी चीज़ें। फिर गांधीवादी जन आंदोलन, आप देखोगे गांधीवादी आंदोलन, महात्मा गांधी जब 1915 में भारत आते हैं तो 1919 से लेकर यहाँ पर एक अलग गांधीवादी का अपना चैप्टर चलता है पूरा, जो कि आज़ादी तक जाता है 1947 तक, ये पूरा आएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व की चर्चा मैं आपको उस टॉपिक के साथ ही करूँगा। जैसे मैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन पढ़ाऊँगा, ठीक। अब जैसे दयानंद सरस्वती जी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, राजा राम मोहन राय के बारे में बात कर रहा हूँ, आंदोलन सुधार के बारे में, तो उनकी कुछ विशेष बातें मैं वहीं बता दूंगा। तो ये जो शब्द लिखा है ना कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व, वो उसी का हिस्सा है, अलग से टॉपिक नहीं है, उसने शब्द लिख दिया है, लेकिन आपको मान के चलना है। अब जैसे मैं महात्मा गांधी जी के पूरे आंदोलन बताऊंगा तो गांधी जी के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, तो वही राष्ट्रीय आंदोलन के व्यक्तित्व के रूप में आ जाएंगे। ऐसे हैं कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, महान विभूतियाँ हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो आपसे प्रश्न आ जाएगा। फिर उसके बाद भारत का संवैधानिक विकास निर्माण 1773 से जो यहाँ पर अंग्रेजों का एक्ट आता है वहाँ से लेकर 1950 तक, यानी संविधान लागू होने तक पूरी उसकी संवैधानिक गतिविधियाँ, ये ऐतिहासिक जो इतिहास के साथ कानूनी रूप से चीज़ें चल रही हैं, ठीक, वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देखोगे जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 से लेकर के 1950 तक, तो इसका एक अलग से पूरा चैप्टर रहेगा, वीडियोस के माध्यम से हम पूरा बता देंगे। ये आपके पॉलिटी वाले सेगमेंट में भी सहायता करेगा, तो वहाँ पर आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा कि भारतीय संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान का विकास, बहुत सारी चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर समझ जाओगे कि किस प्रकार से भारत का जो संविधान का निर्माण हुआ, उसका संवैधानिक घटनाक्रम 1773 से कैसे कैसे चल रहा था, और फिर किस प्रकार भारतीय जो वर्ग है उसका अभ्यस्त हो गया, और वही प्रक्रिया फिर धीरे धीरे आगे आने लग गई, ठीक।
तो ये वाली चीज़ इसमें आएंगी। इसके बाद यहाँ पर विश्व इतिहास की हम जब नज़र रखते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पर आपको फ्रांसीसी क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की। फिर जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, यूरोप में समाजवाद किस प्रकार हुआ। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे, जर्मनी के एकीकरण, इटली के एकीकरण, ठीक, उसका महत्व क्या है, एकीकरण से क्या हुआ, उसके प्रमुख नायक कौन थे और कौन कौन सी गतिविधियाँ हुई, वहाँ पर हमको पूरा आपको निकाल कर दे देंगे। रूसी क्रांति, ठीक, रूसी क्रांति का प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी रहा है। फ्रांसीसी क्रांति का भी प्रभाव सबसे ज़्यादा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में रहा है। इनफैक्ट फ्रांसीसी क्रांति थी एक क्रांति, और रूसी क्रांति का जो उनके जो कोटेशन थे, उनके जो लक्ष्य थे, उनके जो ध्येय थे, उनको भारतीय संविधान में भी अपनाया गया है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं। तो यदि मैं इन सब में से महत्वपूर्ण यदि एक आध दो प्रश्न निकालूंगी, चलो कि विश्व इतिहास से एक प्रश्न आएगा, तो मैं टॉप पे फ्रांसीसी और रूसी क्रांति को नंबर 1 पर रखूंगा। यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा आप देखोगे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रसंघ की स्थापना, फिर उसकी विफलता, फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और इसके बाद यहाँ देखोगे, यहाँ पे नस्लीवाद दिया है, फांसी, नारीवाद, नस्लीवाद, फांसीवाद और औद्योगिकरण। औद्योगिकरण बहुत महत्वपूर्ण है। 1688 का औद्योगिकीकरण, क्योंकि जो ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण हुआ था उस समय जो पूरे विश्व में परिवर्तन आया था, उसका पूरा इम्पैक्ट भारत में जो औपनिवेशिक काल की स्थापना हुई थी उसी की वजह से हुई थी। क्योंकि उसी औद्योगिकीकरण के प्रसार के लिए हमें ब्रिटेन को उपनिवेश की आवश्यकता थी। उन्होंने व्यापार शुरू किया, शासन शुरू किया, और भारत पे यहाँ पर वो आए और यहाँ पर शासन किया। तो ये औद्योगिकीकरण के बाद अक्सर आप जब जलवायु परिवर्तन एक शब्द पढ़ते हो तो बोलते हो, जैसे पेरिस जलवायु समझौता हुआ था 2015 में, या अभी भी जो कोप सम्मेलन होते हैं जो लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे एक शब्द बार बार आता है कि हमें औद्योगिक काल के पहले का टेम्परेचर रखना पृथ्वी का, यानी 1.5 डिग्री स्थिर रखना या फिर उससे कम करना है, या फिर ये जो 21वीं शताब्दी चल रही इसके समाप्त होते होते हमें पृथ्वी का टेम्परेचर 2 डिग्री उससे कम रखना है। ठीक, तो ये अक्सर औद्योगिकीकरण, क्योंकि ये जो पूरा परिवर्तन हुआ था पूरे विश्व में, भारत की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात है, वो पूरा परिवर्तन शुरू हुआ था औद्योगिकीकरण से, इसलिए अक्सर उसको एक बेस मान लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ें हमारे किस में दी गई हैं, भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिलेबस में दी गई हैं, जिसकी चर्चा अब हम डे बाय डे एक एक टॉपिक लेकर पूरा डिस्कशन करेंगे। मैंने एक छोटा सा बेसिक पार्ट आज बताया सिलेबस में, तो जो भी मित्र लोग हैं जिनका भी पहले से पात्रता परीक्षा चयनित थे, अब जल्द से जल्द आप लग जाइए। 45 से 50 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो चूँकि आपके पास और भी चीज़ें हैं, हिंदी पढ़ना है आपको, मैथ्स पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, ठीक, सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, तो यहाँ पर ऐसा कि 20 नंबर की सामाजिक विज्ञान आएगी, 4 इकाई दी गई हैं, तो 5 नंबर का जो आपका कंटेंट 5 से 7 नंबर का मैं मान के चलूँ कि इतिहास में आएगा, उतना आपको पूरा बता दिया जाएगा यहाँ पर। तो आपको अलग से बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, आप टेस्ट सीरीज प्रॉपर लगाइए। हमने अभी बैच बता दिया कि एक हमारा 199 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप उसको जितनी गलतियाँ करना है घर पर गलती करिए। आप यहाँ पर थ्योरी वाले पार्ट में हम आराम से पूरी चीज़ें निकाल कर जितना सिलेबस में दिया दे देंगे, और MCQs जो यूट्यूब पर चलेंगी उस MCQs के माध्यम से आपको पूरी प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि कहाँ गलती हो सकती है, कौन से टॉपिक से कैसे प्रश्न बनेंगे। आप देखना जो MCQs में और जो टेस्ट सीरीज वाले में क्वेश्चन यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ द्वारा बनाया जाएगा, हो सकता है आपको डायरेक्ट देखने को मिले। इसका एग्जाम्पल अभी वर्ग 2 का पेपर हुआ था, इसके पहले भी जो एग्जाम हुए थे महेंद्र सर के, आप पुराने सारे पेपर देखिए जो उन्हें प्रैक्टिस कराए थे, और आप एग्जाम के पेपर देखिए, आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी ये चीज़ें ऐसे हैं कि आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो आप लोग शुरू कर दीजिए, जल्दी हम ये आपको डे बाय डे और जो भी चीज़ें यहाँ पर जो भी हमारा प्लान है उसके हिसाब से चालू कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया मेहनत करिए। मिलते हैं आगे इसके सेशन में। नमस्कार।